नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक पंचनामा में। कल 4 जून था और यहाँ पर 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सबके सामने आ गए। ये परिणाम बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले थे क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बीचों बीच कहा था कि पूरा देश कह रहा है अब की बार 400 पार, यानी ये 400 पार कई सारे मुद्दों पर खेला जाना था, लेकिन वही सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफायर कर गए। ये चुनावी नतीजे यही बताते हैं कि बीजेपी को जो करना चाहिए था, क्या बीजेपी वो नहीं कर पाई, यानी बीजेपी मात्र ओवर कॉन्फिडेंस में रह गई या फिर मात्र मोदी मैजिक, या फिर कह लीजिए कि PM मेडिटेशन करके आएंगे और सब चंगा हो जाएगा। मात्र इसी कल्पना में क्या रह गई, इन सभी की चर्चा आज हम करते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दें, यहाँ पर भले ही NDA को बहुमत मिली हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ भी पक्का नहीं हुआ है कि सरकार NDA ही बनाएगी या इंडिया बनाएगी। हालांकि इंडिया अलायंस अभी यहाँ पर जश्न मनाने में बिजी है। लगातार वो अपने आप को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टेटस वो डाल रहे हैं, कह रहे हैं संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, जनता की जीत है और हम एक नया विज़न दे रहे हैं। लेकिन तैयारियाँ सरकार बनाने के लिए उनकी तरफ से नहीं हो रही, बल्कि यहाँ तैयारियाँ उन नेताओं की तरफ से हो रही है जिनको राजनीति का चाणक्य माना जाता है, जिनको कहा जाता है कि ये चुनाव खत्म होने के बाद अपना असली खेल शुरू करते हैं। यानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार यहाँ पर इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि इंडिया अलायंस से किस तरीके से बाकी पार्टियों को जोड़ा जाए। यहाँ पर 2 अहम पार्टियाँ बाहर निकल कर आ रही हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। ये दोनों व्यक्ति यहाँ पर कहीं ना कहीं पाला बदल सकते हैं। ये पूरी उम्मीद है कि जब ये पाला बदलेंगे तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। हालांकि नीतीश कुमार यहाँ पर अभी बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, लेकिन उनके नेताओं के बयानों पर जाएं तो उनके बयान बीजेपी के साथ नज़र नहीं आते, NDA के साथ नज़र नहीं आते। एक नेता कहते हैं कि यहाँ पर वो NDA में ही रहेंगे, लेकिन अगली बार दूसरे कुछ नेता कहते हैं कि उनको तो सीधा प्रधानमंत्री ही बनना चाहिए और उनसे अच्छा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है। यानी अभी JDU खुद ही कंफर्म नहीं है कि उनको इधर रहना है या उधर। और इस बीच तस्वीरें सामने आती हैं कि एक ही फ्लाइट में यहाँ पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ दिल्ली जाते हैं और लगातार अब ये बात चलती है कि क्या इस फ्लाइट में कोई डील पक्की हुई है या फिर ये सोची समझी साजिश थी चाचा और भतीजे की। क्योंकि यहाँ पर खुद लालू की बेटी मीसा भारती ने कहा है कि वो तो हमारे चाचा हैं और अगर आना चाहेंगे तो ज़रूर उनका वेलकम किया जाएगा। और खबरें ये भी आई थी कि उनको यहाँ पर उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर इंडिया अलायंस की तरफ से मिला है। और यहाँ पर जब बात पद की हो तो नीतीश कुमार एक सेकंड नहीं लगाते अपना पाला बदल लेते हैं। दूसरी तरफ चलें तो जहाँ बीजेपी को सबसे बड़ा शौक लगा है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर खुद योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि यूपी की बात आप छोड़ दीजिए, यूपी की 80 की सीटें बीजेपी के खाते में हैं, आप दूसरे स्टेट्स पर ध्यान लगाइए। लेकिन बीजेपी की वो सीट तक नहीं बची जहां पर राम मंदिर का डंका बजाया गया था, यानी जहां पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसको जोरों शोरों से पूरे देश भर में यहां पर गाया गया कि मोदी राम को लाए हैं। लेकिन राम को लाने के बाद खुद मोदी का सूर्यास्त यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इन सभी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ चर्चा करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के संपर्क में शिंदे गुट के कई सारे MP हैं, कई सारे नेता, कई सारे विधायक हैं और कुछों पर तो यहाँ पर फ़ोन कॉल पे बात हुई है। नीतीश नायडू के बाद अब उद्धव ठाकरे यहाँ पर पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गए हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी शिवसेना टूटने का बदला यहाँ पर ले रहे हैं। हमारे साथ ही प्रांसी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर महाराष्ट्र पे आपकी क्या नज़र है, किस तरीके से आप महाराष्ट्र के इस पूरे मुद्दे को देख रहे हो। जो बात अभी चल रही है, जो खबर आ रही है कि यहाँ पर शिंदे गुट के सांसदों से उद्धव ठाकरे की बात हो चुकी है, फ़ोन पर रिपोर्ट से आ रही है। क्या देखते हैं कि यूपी के बाद महाराष्ट्र बीजेपी का खेल बिगाड़ेगा या NDA को सत्ता से बाहर करेगा? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर आपने जो बात कही है यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में, सबसे पहले यहाँ पर ये बता देते हैं कि जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ पर बहुमत हासिल करने में नाकामयाब होती हुई नजर आई है, इसमें देखा जा रहा है तो महाराष्ट्र में भी भारी नुकसान हुआ है बीजेपी को, क्योंकि 48 सीटों में से महज 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। और ऐसे में ये साफ तौर पर देखा गया है कि कैसे यहाँ पर उद्धव गुट ने जीत हासिल की है कई सीटों पर। एक बार फिर से उन्होंने ये साबित कर दिया है कि
उद्धव गुट की जो शिवसेना है, जो शिवसेना दल बना हुआ है, उस शिवसेना दल ने यहाँ पर साबित कर दिया कि आज भी जो यहाँ पर वोट बैंक है, जो जनता है, उनका यहाँ पर सरकार बनते हुए देखना चाहती है, उन्हें ही पसंद करती है। दूसरी ही तरफ एनसीपी ने भी यहाँ पर 8 सीटों पर जीत हासिल की, उद्धव गुट ने यहाँ पर 13 सीटों पर। और ऐसे में इसे देखते हुए जो खराब प्रदर्शन देखते हुए नजर आए हैं, उस प्रदर्शन को देखते हुए महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है, एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि अब पार्टी हाईकमान उनके इस इस्तीफे को एक्सेप्ट करें, इसे स्वीकार करें, क्योंकि वह खराब प्रदर्शन देखकर काफ़ी ज़्यादा निराश हैं और वह इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं। अब ऐसे में यहाँ पर आपने कह दिया कि शिंदे गुट के कुछ सांसद जो हैं, जो संपर्क में बने हुए, हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर याद दिला दे, कुछ सालों पहले शिवसेना 2 गुटों में बंटी हुई नजर आई, बीजेपी कामयाब रही। देवेंद्र फडणवीस ही वो शख्स निकले यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ पूरी तरीके से लाने में कामयाब रहे। ये तक कहा गया उनकी पत्नी की तरफ से कि वो भेष बदलकर रातों में एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते थे और असर ये देखने को मिला कि शिंदे गुट के ऐसे कई शिंदे गुट के ऐसे कई नेता थे, कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो उद्धव का साथ छोड़कर उनके साथ आ गए और सरकार बनी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की मिलीजुली सरकार बनी। और आज उस मिलीजुली सरकार में सेंधमारी करने में कहीं ना कहीं उद्धव गुट कामयाब होता हुआ नजर आ सकता है। अगर दौलत ऐसा होता है तो हम महाराष्ट्र में भी देखेंगे कि खेल इस बार बीजेपी का बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे आपने कहा कि देवेंद्र फडणवीस अपना पद छोड़ना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं। क्या यहाँ पर इंडिया अलायंस के जो गुट हैं, यहाँ पर एनसीपी और शिवसेना, क्या उनके नेता भी इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या वो भी यहाँ पर पीछे हट रहे हैं? देखिए, एनसीपी और शिवसेना के नेताओं की बात कर ली जाए तो एनसीपी यहाँ पर 8 सीटों पर जीत हासिल की, 13 सीटों पर उद्धव गुट नजर आया है। तो 48 सीटों में से कई सीटें तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उद्धव गुट के पास चली गई, शरद पवार के पास चली गई। शरद पवार जो चाणक्य नीति के लिए जाने जाते हैं, जो पहले से ही उद्धव ठाकरे को संकेत दे देते हैं कि ज़रूर आगे चल के कोई बड़ा खेल होने वाला है, उससे पहले स्थिति खराब हो जाए तो आपको अपने दल को संभाल लेना चाहिए। और वाकई में कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ भी, वहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती हुई नजर आई। शिवसेना जो 2 गुटों में बंट गई और आज देखा जाए यहाँ पर उद्धव गुट हो, चाहे यहाँ पर शरद पवार की पार्टी हो, ऐसे में यही देखा जा रहा है कि एक सोची समझी रणनीति यहाँ पर अब आने वाले समय में रंग ला सकती है। फिलहाल उनकी तरफ से उनका कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है बीजेपी के मुताबिक। बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की है। यहाँ पर दूसरा सवाल उत्तर प्रदेश से लेंगे। जैसे देवेंद्र फडणवीस का इतना बड़ा डाउनफॉल हो गया, वो इस्तीफा देने को तैयार हो गए, क्या यहाँ पर यूपी से भी क्या इस्तीफे आ सकते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ इसकी जिम्मेदारी अपने सर ले सकते हैं? क्योंकि बयान उन्होंने ही दिया था कि यूपी की 80 सीटें तो आप पहले ही पैक करके रख लीजिए, लेकिन 80 क्या, यहाँ तो 35 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए। तो क्या यूपी में भी ऐसी इस्तीफों की हलचल है? जी, यूपी में पूरी तरह से खेल बदल गया है। मोदी और बीजेपी की लहर वहाँ ख़त्म हो गई है। जो यूपी के राजनीति के जो चाणक्य हैं, उन्होंने जब चुनाव प्रचार चल रहा था तभी ये स्टेटमेंट दी थी कि बीजेपी के हालात जो हैं वो यूपी में बिगड़ेंगे और इस बात का ठीकरा जो है वो सीएम के सिर फोड़ा जाएगा कि आदित्यनाथ की वजह से यूपी में जो है एनडीए की सरकार बिगड़ी है, बीजेपी की सीटें खत्म हुई है। तो देखा जाए बीते दिन जिस तरीके से ये भी बात सुर्खियों में रही थी कि अमित शाह और पीएम मोदी एक सीक्रेट प्लान पे काम कर रहे हैं, ये सीक्रेट प्लान होने वाला है आदित्यनाथ के खिलाफ कि इसे रास्ते से हटाया जाएगा, इन्हें सीएम के पद से हटाया जाएगा। तो उस चीज़ को भी लेकर बीजेपी की काफ़ी सीटें बिगड़ी है और हो सकता है इस वजह से अब कई यहाँ पर ऐसे सांसद हो जो इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि यूपी में जो बीजेपी का गढ़ बना उसकी सबसे बड़ी वजह योगी थे और जब उन्हें रास्ते से हटाने की बात हुई तो ये जो खेल बिगड़ा है यूपी में बीजेपी की सीटों का, सबसे बड़ी वजह यही रही है कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि अमित शाह और पीएम मोदी का एक अलग प्लान चल रहा है उन्हें रास्ते से हटाने का। यही वजह है कि वहां पर अब सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। यही वजह कि बीजेपी का गढ़ जो यूपी में है वहीं से उसे हार चुकने को मिली है। क्या जैसा यहाँ पे हमारे साथी आंसू ने कहा कि इसमें सारी गलती योगी आदित्यनाथ की, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जनता गुस्से में। क्या जनता इसलिए गुस्से में या फिर कुछ और रीज़न है अयोध्या वासियों का, क्योंकि अयोध्या में भी हार मिली है? क्या आपको लगता है कि अयोध्या से ही क्यों यहाँ पर हार मिली और शुरुआत यहीं से हुई? यहाँ पर अयोध्या के लोग कहते हैं कि हमारे मकान तोड़े, वो नहीं दिया। तो ये जो यूपी में हार हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, बीजेपी पर कई बार ऐसा आरोप लगा है विपक्षी दलों की तरफ से कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, चाहे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सीएम हो चाहे देश के पीएम हो। ऐसे में यही कहा गया है कि धर्म की राजनीति की जा रही है। हिंदू वोट बैंक को बढ़ावा जिस तरह से बीजेपी को मिला, साथ ही साथ मुस्लिम वोट बैंक का भी मिल गया। मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में जो फैसले लिए गए उससे कई हद तक बीजेपी के समर्थन में नजर आए थे मुस्लिम भी। लेकिन अब देखा जाए जिस तरह से अयोध्या की आपने बात छेड़ी है, अयोध्या का जो जिक्र किया है, अयोध्या में देखा हमने कि भगवान
भगवान श्री राम का मंदिर किस तरीके से भव्य मंदिर बनाकर तैयार किया गया, लेकिन यहाँ पर नफा नुकसान जनता का होता हुआ नजर आया। जो हमने देखा यहाँ पर अंदरूनी तौर पर जो चीजें देखी गई, अगर ग्राउंड पर जाकर देखा गया तो यही देखा गया कि किस तरह से लोगों के घर तक टूट गए, जो यहाँ पर लोगों की प्रॉपर्टी थी उससे उन्हें हाथ तक धोना पड़ा, और जो मुआवजा उन्हें मिलना था वो कई हद तक मिलता हुआ नजर नहीं आया। तो ऐसे में यहाँ पर हिंदी पट्टी इलाकों में देखा जाए तो मोदी सरकार जो रही उस वक्त यही देखा गया कि वो वोट बैंक घटता चला गया। भव्य राम मंदिर बनने से तो लोग खुश होते हुए नजर आए, लेकिन अगर उनकी निजी प्रॉपर्टी पर बात कर ली जाए तो वो तो उनके हाथों से जाती हुई नजर आई, उन्हें यहाँ पर काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो वोट बैंक घटता हुआ नजर आया है। बात यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को लेकर की गई, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके चलते यूपी में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसे कई कार्य किए हैं, विकास कार्य देखने को मिले हैं जिससे जनता सहमत होती हुई नजर आई है। लेकिन इससे एक बड़ी बात जरूर निकलकर सामने आ जाती है, यदि योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग वाकई में की जाती है तो यहाँ पर ये बात निकलकर सामने आई थी कि आने वाले समय में 2027 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या उस वक्त उन वोट बैंक को वह साधते हुए नजर आएंगे। जो गलती कहीं ना कहीं बीजेपी से इस बार हुई है उस गलती को दोबारा से बीजेपी करने की कोशिश नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में जो 80 लोकसभा सीटें हैं उन 80 की 80 लोकसभा सीटों को अपने कब्जे में लाने की कोशिश भी करेगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार योगी आदित्यनाथ बाकी के जो कुछ साल बच जाते हैं उनकी सरकार के, उस साल में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ उन सीटों पर वोट बैंक क्या इस हद तक संभाल लेंगे कि यूपी के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ सके। आपने यहाँ पर विधानसभा चुनाव की बात करी यूपी में, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि अखिलेश अब मजबूत हो चुके हैं, लोकसभा के तौर पर पूरी तरीके से मजबूत वो अब माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला अपनाया। भले इंडिया अलायंस उनके साथ था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी यूपी में निकल के एसपीआई पीडीए की जो चीज़ थी, क्या ये पीडीए वाला फॉर्मूला 27 में भी काम करेगा? क्या यहाँ पे फिर दोबारा आप मुख्यमंत्री यहाँ पर अखिलेश यादव को बनते हुए देखेंगे, या फिर समाजवादी पार्टी का फिर दोबारा उदय होगा? देखिए, शिवपाल सिंह यादव का जो साथ मिला है अखिलेश यादव को, उसके बाद से हमने देखा है कि अखिलेश यादव काफ़ी मजबूत होते हुए नजर आए हैं। इसके बाद से ये भी देखा गया है कि शिवपाल यादव की जो रणनीतियां रही हैं वो काफ़ी शानदार रही थी। मुलायम सिंह यादव जी के लिए वो एक तरीके से बाएं हाथ माने जाते थे, जब जब वह उनके साथ नजर आए तब तब समाजवादी पार्टी मजबूत होती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने उन्हें दरकिनार कर दिया था उसके बाद पार्टी किस तरह से कमजोर होती चली गई। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि चाचा भतीजे की जोड़ी रंग लाई है। अखिलेश यादव जो मजबूती दिखाते हुए नजर आए हैं, पीडीए की आपने बात की, उस पीडीए के चलते देखा जाए अखिलेश यादव पर कई आरोप लगे। पल्लवी पटेल ने साथ छोड़ दिया, चंद्रशेखर आजाद भी उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें नगीना सीट चाहिए थी। उन्होंने नगीना सीट जो है वह अखिलेश यादव को वापस तक नहीं की, वह इस सीट से चुनाव लड़े, जीत भी हासिल की। अब अखिलेश यादव का साथ तो जयंत चौधरी ने भी छोड़ दिया। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के लिए वो मजबूत दावेदारी पेश करने में कामयाब होंगे, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक तो ये भी कहा गया कि शिवपाल सिंह यादव कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर नाराज भी हैं, जो उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। लेकिन देखना यह होगा कि अब अखिलेश यादव पूरी पार्टी की कमान को किस तरीके से संभाले रखेंगे, क्योंकि इसमें देखा जाए सबसे बड़ा हाथ तो शिवपाल यादव के साथ साथ अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का भी नजर आता है। तो मजबूत तो पार्टी उनकी देखने को मिलेगी, और जिस तरह से कांग्रेस भी यहाँ पर साथ में उतर आई है, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो उससे कहीं ज़्यादा लगता है कि आने वाले समय में वाकई में समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी स्थितियों को भांप चुकी है, तो मुझे लगता है इसके बाद जो कड़ा मुकाबला यूपी में हमें देखने को मिलेगा वो ज़रूर देखने को मिल सकता है 2027 में। अब जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने बात करी यूपी की, बात करी महाराष्ट्र की, अब कुछ फोकस दिल्ली और बिहार पे भी किया जाए, क्योंकि दिल्ली में जो एग्जिट पोल आए थे वो बीजेपी को 5 सीटों पर दिखा रहे थे, एग्जिट पोल 7 सीटों पर दिखा रहे थे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ देखा जा रहा था कि दिल्ली में नुकसान हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो जेल से बाहर आए हैं, तो वो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बहार लेकर आए हैं। तो क्या ये बहार आखिर क्यों नहीं पहुंची, क्या उनके बाहर आने का फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? यहाँ अपनी साथी आजू जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन वो करा, दिल्ली सहित और अन्य राज्यों को उन्होंने कैंपेन करा, मात्र 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। इसकी क्या बड़ी वजह है? क्या अरविंद केजरीवाल वो चीज़ बना नहीं पाए, या फिर क्या आपको लगा कि बीजेपी मजबूत थी तो वहाँ पर दिल्ली में चिंता करने की जरूरत नहीं थी उनको? बीजेपी तो मजबूत दिख रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आने से जनता काफ़ी खुश थी। और अभी की बड़ी खबर ये भी है कि उनकी फिर से न्यायिक हिरासत को जो है 19 जून तक बढ़ा दिया गया है। केजरीवाल ने जिस तरीके से काम किया, केजरीवाल अपना काम कर रहे थे, सरकार भी काम कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से वो बीजेपी को टारगेट करके अपनी कमियों को जो छुपाने की कोशिश कर रही थी, जिससे इस वक्त पानी की किल्लत से परेशान है दिल्ली की जनता। लेकिन बीजेपी का नाम लगाया जा रहा है कि हरियाणा बीजेपी ने यमुना को डिवाइड
लेकर के यहाँ पर उनका जो पानी की जो है प्रॉब्लम को राज्य में फैलाया है। तो केजरीवाल का काम ये है कि वो 30% करते हैं लेकिन 70% उसका गुणगान करके और उसमें भी बीजेपी की कमियों को गिनवाकर इस तरीके से परोसते हैं कि अपने काम को सर्वोपरि दिखाते हैं। और जिस तरीके से उनकी सीटें देखी है, सिर्फ मात्र 3 सीटें मिली हैं बीजेपी को, ये बहुत कम आंकड़ा आया है और ये दिखा रहा है कि केजरीवाल से अब जनता, वो जो एक आम आदमी वाली इमेज थी, जिस तरीके से ये लिक्विड पॉलिसी में इनके सांसद फंसे हैं, अब वो खुद भी जेल पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं वो इमेज खत्म हो रही थी अरविंद केजरीवाल की कि वो कॉमन मैन नहीं रह चुके हैं। एक पैसा, पोजीशन का जो फेम है उनके भी सर चुट चुका है और यही वजह है कि जनता के दिमाग से वो कॉमन मैन वाली जो इमेज थी वो खत्म हो गई थी। ज़मीनी हकीकत दिल्ली में देखा जाए तो कोई विकास कुछ नहीं था। यही बड़ी वजह है कि जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल आए लेकिन इसका ज़्यादा फायदा नहीं दिखा क्योंकि जनता ने मूड पहले बना रखा था और वही मूड अब आंकड़ों में देखने को मिला। यहाँ आखिरी चर्चा करेंगे बिहार के बारे में और साथ ही साथ ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया है, अब नया मंत्रिमंडल बनेगा। पहले तो ये कंफर्म होगा इंडिया अलायंस आएगी या फिर एनडीए की, लेकिन संभावना एनडीए की है। और अगर बिहार का बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि बिहार से नीतीश कुमार आते हैं, वो अपना समर्थन यहाँ पर देंगे, तो क्या लगता है कि मंत्रिमंडल में किस तरह के बदलाव होंगे? प्रधानमंत्री क्या मोदी ही रहेंगे या फिर गृह मंत्री बदलेंगे, रक्षा मंत्री बदलेंगे, यहाँ पर नीतीश की पार्टी के लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा या सिंधे की पार्टी को मौका मिलेगा? क्या देखते हैं कि जो अभी 14 से 19 तक चला आ रहा था, बीजेपी मंत्रालय में थी, क्या फिर दोबारा वो देखने को मिलेगा या फिर इस बार मात्र प्रधानमंत्री तो मोदी रहेंगे, बाकी सभी सीटें, बाकी सभी पद बदलेंगे? देखिए, शिंदे गुट की बात कर ली जाए तो कोई खास प्रदर्शन वहाँ पर नज़र नहीं आया, तो शायद ही यहाँ पर उन्हें कुछ यहाँ पर कोई मंत्रालय में शामिल किया जाए अगर एनडीए की सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पीएम पद पर एक बार फिर से निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नजर आएंगे। दूसरी ही तरफ बात कर लिया आपने नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार पर सब कुछ निर्भर करता है। 12 सीटें जीती हैं जेडीयू ने और ऐसे में 12 सीटें लेकर अगर वह इंडिया अलायंस की तरफ चले जाते हैं तो एक बड़ा नुकसान तो एनडीए को होगा ही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारी नुकसान तब होगा जब चंद्रबाबू नायडू भी चले जाते हैं, तो सरकार बनते बनते रह जाएगी, यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। अब अगर यहाँ पर नीतीश कुमार इधर ही बने रहते हैं एनडीए गठबंधन की साइड में, तो यहाँ पर देखा जाए रक्षा मंत्री पद पर बदलाव किया जा सकता है, गृह मंत्री पर भी बदलाव किया जा सकता है, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया अलायंस की तरफ से उन्हें क्या इस बार एक उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं नीतीश कुमार के, एनडीए की तरफ से बन सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को जो प्रस्ताव मिला है इंडिया अलायंस की तरफ से कि डिप्टी पीएम उन्हें बना दिया जाए, तो बीजेपी इस पर सोच विचार कर सकती है, लेकिन शायद ही यहाँ पर उन्हें इस पद पर आगे किया जाए, क्योंकि इस बीच यहाँ पर देखा जाए एक बड़ी बात जो उठती हुई नजर आई शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी, शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या फिर नितिन गडकरी जी को। तो ऐसे में अगर ये मांगे इस तरीके से उठ रही हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने भी रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का और वो रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आता है और 8.5 लाख वोट बैंक जिस तरीके से उनकी तरफ खिसकता हुआ नजर आया, तो आप समझ सकते हैं भारी वोट बैंक उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया है। तो इसके बाद उन्हें लेकर मांग की जा रही है। देखते हैं कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद से क्या इसी वजह से हटाया गया कि उन्हें कोई एक बड़ा पद सौंपा जाए, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर देखा जाएगा कि इस बार मौका एनडीए अलायंस के और भी नेताओं को मिलेगा या फिर मात्र यहाँ पर मंत्रिमंडल में बीजेपी ही छाई रहेगी, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े ऐसे नेता हैं जिनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर वापस लोकसभा चुनाव लड़ाया गया इस उम्मीद से कि वो वोट बैंक लेके आएंगे, लेकिन उस वोट बैंक का असर मात्र कुछ ही प्रदेशों में दिखा, ना तो साउथ में दिखा, ना ही हिंदी बेल्ट में इतना दिखा। उत्तर प्रदेश गवा दिया, बिहार भले ही यहाँ पर एनडीए के साथ मिलकर बीजेपी ने जीता हो, लेकिन बीजेपी खुद खासा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं कर पाई। राजस्थान यहाँ पर गवा दिया और भी कई राज्य यहाँ पर गवाए। साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से अब इंडिया अलायंस ये दबाव बना रहा है कि नीतीश कुमार और नायडू उनकी तरफ आ जाएं और वो एनडीए को बड़ी क्षति यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। और लगातार ये देखा जा रहा है कि अब बीजेपी का वो 400 पार का नारा पूरी तरीके से खोखला नजर आ रहा है और पूरी तरीके से वो फेल हो चुका है। यहाँ पर सारे एग्जिट पोल फेल हो चुके हैं, यहाँ पर मोदी मैजिक फेल हो चुका है, मेडिटेशन यहाँ पर फेल हो चुका है, ईडी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, जिस तरीके से कहा जाता है कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर जो ये सवाल उठते थे अब ये सवाल उठना बंद हो गए हैं, ईवीएम पर सवाल उठना बंद हो गए हैं। तो लगातार देखा जाए जब से इंडिया अलायंस को थोड़ी ताकत मिली है, कांग्रेस को थोड़ी ताकत मिली है, तो स्थिति यहाँ पर बदलती हुई नजर आई है। और जनता का भी कहना है कि अब कहीं ना कहीं विपक्ष जब से ताकतवर बनेगा तभी यहाँ पर देश में एक तरीके से अच्छी सरकार चलेगी। लेकिन चिंता वाली बात ये भी होगी कि फिर दोबारा देश में गठबंधन वाली सरकारों का दौर आ चुका है, जो यहाँ पर 2009 के बाद ख़त्म हो गया था, या कह लीजिए पूर्णतः 2014 में ये ट्रेंड ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर दोबारा ट्रेंड आया है और गारंटी नहीं कि यहाँ पर
मोदी की गारंटी कब तक बचेगी, यानी कब तक ये 5 साल तक ये सरकार चल पाएगी कि नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार का जो इतिहास रहा है, कभी इस दल कभी उस दल, कभी यहाँ कभी वहाँ, अगर वो इस बीच यहाँ वहाँ करते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए ना यहाँ की रहेगी ना एनडीए वहाँ की रहेगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि इतने इन 10 सालों में या 11 सालों में बनी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धूमिल होती हुई नजर आएगी, और फिर दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुमनामी की ओर जा सकते हैं। उनकी राजनीति छति पर पूरा असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।